गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोगों की चर्चा सरकार के अंगों में न्यायपालिका पर शुरू होने जा रही है। एग्जीक्यूटिव को हमने आपके साथ डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को डिस्कस करने के क्रम में हमने संघीय कार्यपालिका को डिस्कस किया, हमने राज्य कार्यपालिका को डिस्कस किया। विधायिका को डिस्कस करने के क्रम में हमने संघीय विधायिका को डिस्कस किया और हमने राज्य विधायिका को डिस्कस किया। अब हम आते हैं न्यायपालिका की तरफ। अगर जुडिशियरी के कंटेक्स्ट में देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर हम लौटेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके जुडिशियरी के कंटेक्स्ट में हम देखें तो पहला प्रश्न जो उभरता है, संघीय ढांचे में न्यायपालिका और भारत। एक इस एंगल से चीजों को देखे जाने की जरूरत है, नहीं? दूसरा देखे जाने की जरूरत है भारतीय संविधान और न्यायपालिका। भारतीय संविधान और न्यायपालिका, नहीं? और इस चीज को देखे जाने की जरूरत है वह सर्वोच्चता या संप्रभुता का संदर्भ, और दूसरा कंटेक्स्ट जिसमें इसको देखे जाने की जरूरत है वह आपको है शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत, इसके कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है। तीसरा कंटेक्स्ट जो है वह न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू का संदर्भ। बेसिकली अगर आप देखें तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते, फेडरलिज्म की बात करते, नहीं? तो फेडरल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे दोहरे सरकार की संकल्पना होती है। और चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में दोहरे सरकार की संकल्पना होती, नहीं, सरकार के दो स्तरों की बात होती, तो उस स्थिति में
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन दोनों के दो स्तर होंगे, संघीय और राज्य कह लें या प्रादेशिक कह लें। नहीं, लेकिन अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट को देखें तो इंडियन कंटेक्स्ट में आप क्या पाते हैं? भारतीय संदर्भ में जाकर देखें तो भारतीय संदर्भ में दोहरा सरकार है, दोहरी विधायिका है और दोहरी कार्यपालिका है। नहीं, नहीं, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र और संविधान से शक्तियां ग्रहण करते। ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और ये एक दूसरे संविधान से शक्तियां ग्रहण करते। लेकिन अगर न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो भारतीय संदर्भ में दोहरी न्यायपालिका नहीं है। दोहरी न्यायपालिका की जगह एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, भारत में न्यायपालिका की संरचना को देखें तो भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है? पिरामिडीय संरचना है। नहीं, ऊपर पर अगर आप जाकर के देखें तो ऊपर पर आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ेगा, उसके नीचे हाई कोर्ट दिखाई पड़ेगा, उसके नीचे आपको अधीनस्थ न्यायालय दिखाई पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट दिखाई पड़ेगा। कहने का तात्पर्य
कहने का तात्पर्य कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है संघीय ढांचे, संघवाद की मूल भावनाओं के अनुरूप ना होकर भारतीय न्यायपालिका की संरचना एकीकृत है। यह बात स्पष्ट हुई। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो हमारी जो पहले आपके साथ चर्चा हुई, तो मैंने कहा था अपनी चर्चा के क्रम में, क्या कहा था? तो दो बातें कही थी। भारत में सर्वोच्चता किसकी है? अगर आप देखें, सर्वोच्चता संविधान की है, न कि न्यायपालिका की, जैसा कहां है यूएसए में, और ना ही संसद की, जैसा ब्रिटेन में। नहीं, लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें, दूसरी चीज अगर देखें तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति पार्थक्य को सुनिश्चित किया गया। मेरी जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा हो रही थी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा करते हुए अनुच्छेद 50 की मैंने चर्चा की थी। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच पार्थक्य की बात करता है। आर्टिकल 50 जो सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की बात करता हुआ आता। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तो आर्टिकल 112 की बात करूंगा। यहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की बात है। अनुच्छेद 121, 122। अनुच्छेद 121, 122 में किसकी बात है? विधायिका और न्यायपालिका के पार्थक्य की बात है। देखिए, कंटेक्स्ट यही है। जब आप पढ़ रहे होते तो उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में चीजों को रिकलेक्ट करने की कोशिश करें, तभी तो उसको कंपेयर करने की स्थिति में होंगे। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, यह भी लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के पार्थक्य की बात करता। फर्क क्या है कि यहां पर पार्थक्य की जो बात की गई है वो
संसद के संदर्भ में और यहां पर जो बात की गई है ये किसके कंटेक्स्ट में? राज्य विधानमंडल के कंटेक्स्ट में यहां बात की गई। मैंने इन चारों आर्टिकल को छोड़ दिया था यह कहते हुए कि जब जुडिशियरी पर चर्चा मैं शुरू करूंगा तो वहां पर हमारी चर्चा होगी इन बिंदुओं पर। अब आप गौर करें, आर्टिकल 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। इसमें कहता है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसमें इसके पश्चात उपबंध रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 1 मतलब संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध। और विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध। नहीं, यह चर्चा निषिद्ध किसके तहत है? अनुच्छेद 121। और यह चर्चा निषिद्ध किसके तहत है? अनुच्छेद 211। दोनों में अंतर क्या है? नहीं, और ये दोनों कहां के न्यायाधीश के आचरण की चर्चा को निषिद्ध मानता? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके आचरण की चर्चा को निषिद्ध मानता नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर अपवाद है। एक एक्सेप्शन क्या है? जब न्यायाधीशों की बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्ताव के विचाराधीन रहने पर
अगर न्यायाधीशों को हटाने से कि बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस स्थिति में चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। और अगर राज्य विधानमंडल की बात करें तो किसी भी स्थिति में चर्चा नहीं होगी। किसी भी स्थिति में चर्चा नहीं होगी राज्य विधानमंडल में। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल के कंटेक्स्ट में देखें तो न्यायाधीशों की बर्खास्तगी में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं। न्यायाधीशों की बर्खास्तगी में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं। बातें स्पष्ट हुई? अगर पैरेलली अगर आप जाकर के देखें पैरेलली अगर आप जाकर के देखें तो आर्टिकल 122 क्या कहता? नहीं, न्यायिक जांच के परि यहां पर कहा गया है संसदीय कार्यवाही को न्यायिक जांच के परे बनाया गया है आर्टिकल 122 के जरिए, और विधानमंडलीय कार्यवाही को न्यायिक जांच के परे बनाया गया है अनुच्छेद 212 के जरिए। बातें स्पष्ट हो रही हैं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वापस मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ चर्चा क्या कर रहा था? शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत की चर्चा कर रहा था। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मेरी आपके साथ मेरे ख्याल से 2 दिन पहले चर्चा हुई थी संसदीय विशेषाधिकार के ऊपर, नहीं? और संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत जो चर्चा हुई थी, नहीं, उसमें मैंने अनुच्छेद 105(2) की चर्चा की थी। आर्टिकल अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2). नहीं, अनुच्छेद 194(2) क्या था? 105(2) कहता है
संसद में या उसकी किसी समिति के समक्ष संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संदर्भ में इस प्रकार नहीं। कहने का तात्पर्य नहीं, 105(2) और 194(2) ये क्या करता? संसदीय विशेषाधिकार और विधानमंडलीय विशेषाधिकार को न्यायिक कार्यवाही से परे रखना। एक 105(2) संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में और 194(2) नहीं। तो 194(2) क्या कहता? एक बार फिर से देखें। अन्य राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अनुच्छेद भी क्या करते हैं? ये अनुच्छेद भी, ये 7 अनुच्छेद हैं, जो 7 अनुच्छेद जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के सेपरेशन को इंश्योर करते हुए आते, उसके पार्थक्य को सुनिश्चित करते हुए आते। नहीं, लेकिन अगर आप देखें ये सेपरेशन पूरा सेपरेशन तो नहीं है, है? ये सेपरेशन पूरा सेपरेशन है क्या? नहीं है। क्यों? तो अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके कंटेक्स्ट में देखें तो 2 बातें की गई। एक, शक्ति पार्थक्य की बात की गई, जिसके कंटेक्स्ट में मेरी चर्चा हुई। नहीं, अनुच्छेद 50 नहीं, अनुच्छेद 50 जो कि कार्यपालिका न्यायपालिका की बात कर रहा था, इसके सेपरेशन की। नहीं, और संघीय संदर्भ में नहीं, लेजिस्लेटिव और
जुडिशियरी। इसके संदर्भ में ऑलरेडी मैंने आपके साथ चर्चा की, 105(2) की चर्चा की, अनुच्छेद 121 की चर्चा की, अनुच्छेद 122 की चर्चा की, नहीं? और राज्य के संदर्भ में लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी के कंटेक्स्ट में जो चर्चा हुई अब तक, अनुच्छेद 194(2) की चर्चा हुई, अनुच्छेद 211 की चर्चा हुई, अनुच्छेद 212 की चर्चा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा है। ये चेक एंड बैलेंसेज भी तो है। ये चेक एंड बैलेंसेज जो है, थोड़ा इसको लार्जर कंटेक्स्ट में लीजिए। ये चेक एंड बैलेंसेज जो है वो आपको कार्यपालिका और विधायिका के बीच, ये चेक एंड बैलेंसेज जो है वह ये चेक एंड बैलेंसेज जो है वह आपको कार्यपालिका एवं विधायिका बनाम न्यायपालिका के बीच, देखिए दिक्कत क्या होती, जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, तो जल्दबाजी में होने पर हम खाना पूर्ति करने में हमारा विश्वास क्या होता, खाना पूर्ति करने में हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। अब यहां पर देखें, कार्यपालिका बनाम विधायिका की बात करते नहीं, तो कार्यपालिका और विधायिका को कैसे कैसे चेक एंड बैलेंसेज किया गया, तो याद करें। संघीय संदर्भ और राज्य का संदर्भ। संघीय संदर्भों में जाकर के देखें, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 211 पुनर्विचार हेतु नहीं, और राज्य विधानमंडल के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें नहीं, तो इसकी चर्चा कहां मिलती, नहीं, तो अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद अनुच्छेद 111 और यहां पर अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201।
अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो है यह क्या करता है, ये दोनों अनुच्छेद जो है, नहीं, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और यह अनुच्छेद राज्यपाल और राष्ट्रपति। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाएंगे तो एक और अनुच्छेद है जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को क्या करता, नहीं, आर्टिकल 75(3) अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता। और अगर आप जाकर के देखें तो इसी प्रकार के उत्तरदायित्व की बात कहां की गई है, इसी प्रकार के उत्तरदायित्व की बात 164(2) में की गई है। इसको हटा देता हूं। ठीक है, 164 में की गई है, 164(2) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। अगर आप टेस्ट सीरीज के पेपर पर नजर दौड़ाएंगे नहीं, अगर उस पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न मैं टेस्ट में खूब डालता। नहीं, आप देखेंगे एक प्रश्न में तीन तीन चार फैक्ट की जरूरत होती है। तो अगर ये चेक एंड बैलेंसेज कार्यपालिका और किसके बीच इंश्योर किया गया, यहां पर विधायिका के बीच, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच चेक एंड बैलेंसेज की बात क्या है, नहीं, जहां सेपरेशन की बात की है एक और अनुच्छेद ऐड ऑन करें, नहीं, एक और अनुच्छेद ऐड ऑन क्या करें, आर्टिकल 74(2), आर्टिकल 74(2) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह की जांच
न्यायालय द्वारा नहीं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मूव करेंगे, तो मैं आपको लेके चलना चाहूंगा अनुच्छेद 163(3). यही बातें किसके कंटेक्स्ट में की गई हैं? राज्य मंत्रिपरिषद के कंटेक्स्ट में। कि राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, वह न्यायिक जांच के क्या होगा, वह सलाह न्यायिक जांच के परे होगी। अब अगर हम देखें नियंत्रण और संतुलन की बात करें, तो इसके कंटेक्स्ट में मैं चर्चा करूंगा अनुच्छेद 13, तो जो किसकी बात करता? न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता। नहीं, विधायिका द्वारा बनाए गए। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अनुच्छेद 32, नहीं, यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और रिट जारी करने का अधिकार। यह भी तो चेक एंड बैलेंसेज ही है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 22, आर्टिकल 226 भी तो इसी की बात करता हुआ आता। अगर चेक एंड बैलेंसेज की बात की गई है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अनुच्छेद 368, नहीं, संविधान में संशोधन के संदर्भ में नहीं, और गूढ़ अर्थों में देखें तो शक्ति पार्थक्य की जो बात की गई है, तो शक्ति पार्थक्य भी तो चेक एंड बैलेंसेज को इंश्योर करने का काम करता। स्वयं शक्ति पार्थक्य की संकल्पना क्या करती है? सरकार के किसी एक अंग को के हाथों शक्ति के संकेंद्रण को चेक करती है। नहीं, तो ये वे कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में इसको देखे जाने की जरूरत है। और इनमें लगभग चीजों पर मेरी चर्चा हो रही चुकी है। बस यहां पर हमने इसको एक दूसरे से कनेक्ट किए जाने की आवश्यकता महसूस की, ताकि आप कोरिलेट कर पाए, ताकि आप लिंकअप कर पाइए। बढ़े आगे।
अब मैं वापस लौटता 124 की तरफ। भाग 5 और चैप्टर 4, जो कि भाग 6, 1 मिनट, हाँ, भाग 5 है, चैप्टर 4, और भाग 6 स्टेट के कंटेक्स्ट में, यूनियन के कंटेक्स्ट में भाग 5 चैप्टर 4, और स्टेट के कंटेक्स्ट में भाग 6 और चैप्टर 5। आर्टिकल 124 क्या कहता? आर्टिकल 124 कहता है, 1, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 124, 1, सुप्रीम कोर्ट और उसकी संरचना की चर्चा करता। मूल संविधान नहीं तो मूल संविधान में सीजेआई और 7 न्यायाधीश सीजेआई के अलावा। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? सीजेआई एक बार चेक कर ले तो, और 34 न्यायाधीश। सीजेआई मिला के शायद 35 है क्या? नहीं, आगे बढ़े। अगर हम मूव करें तो 124(2) क्या कहता है? 124(2) जो है वह कहता है क्या 34 है ना? क्या नहीं मिला? 124(2)
क्या 33 प्लस 1, 1 मिनट। नहीं, मूल उपबंध, संशोधित उपबंध, जिसे जुडिशियल रिव्यू के जरिए खारिज किया गया। अगर आप देखें तो यह क्या कहता, नहीं, तो यह कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख करता। नहीं, मूल उपबंध जो वर्तमान में प्रभावी है, यह क्या कहता, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बात करता है और इस क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह की बात करता है। नहीं, इसको क्या किया गया, और यह कहता है कि 65 वर्ष की आयु तक, नहीं, यह क्या कहता, कार्यकाल क्या होगा, 65 साल की आयु तक इनका कार्यकाल होगा। इस मूल उपबंध को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए क्या किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके जरिए 2014 इसके जरिए परिवर्तित किया गया। नहीं, और इसमें क्या जोड़ा गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की सलाह पर, सिफारिश पर। नहीं, जिसे आप देखेंगे 2015 में क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और इस अधिनियम के उपबंध
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को क्या करते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। कैसे वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करते थे? तो बेसिकली देखें, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के तहत आप देखेंगे 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होता, और जो 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होता, उसकी अध्यक्षता सीजेआई के द्वारा की जाती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती, जिसमें 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता। और इस तरह से 6 सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 3 न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते नहीं, और 3 अन्य सदस्य जो है, एक विधि मंत्री एक्स ऑफिशियो, नहीं, विधि मंत्री जो हैं वो न्यायिक नियुक्ति आयोग के पदेन सदस्य होते, और शेष 2 सदस्य जो हैं उनको एमिनेंट पर्सनालिटी होते, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते, जिनका चयन किसके द्वारा किया जाता? तो 3 सदस्यीय सेलेक्ट कमिटी के द्वारा उन 2 एमिनेंट पर्सनालिटी का चयन किया जाता, और उस चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री उस सेलेक्ट पैनल की अध्यक्षता करते, सीजेआई उस सेलेक्ट मेंबर के दूसरे मेंबर होते, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तीसरे मेंबर होते। ये 3 सदस्यीय सेलेक्ट पैनल के द्वारा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। अब अगर देखें समस्या इसमें कहां पर आती है, समस्या यह उभर कर सामने आती कि एनजेएसी की संरचना न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को डाइल्यूट करती हुई उसे राजनीतिक रूप देती है। कैसे राजनीतिक रूप देती है? तो 2 एमिनेंट पर्सनालिटी का जो चयन किया जाना है, उस समिति में न्यायपालिका के 1 प्रतिनिधि हैं, 2 प्रतिनिधि जो हैं वो आपको राजनीतिक हैं। ऑपोजिशन के एक प्रधानमंत्री, एक और दूसरे ऑपोजिशन के प्रतिनिधि, नहीं। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की जो फंक्शनिंग होती, उसमें यह कहा गया, इनिशियली यह कहा गया कि यदि किसी नाम पर एक भी सदस्य सहमत नहीं है, नहीं, यह कहा गया कि अगर रिकमेंडेड नाम से सरकार सहमत नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, और अगर एक भी सदस्य सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस नाम को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। बाद में 1 को बदल करके 2 कर दिया गया। अब यहां पर जो देखा जाए तो एक तो विधि मंत्री ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, नहीं, विधि मंत्री अगर आप देखें तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है।
अगर एक भी दूसरा सदस्य एमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में उसको ऑब्जेक्शन है, तो पूरी की पूरी यह अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा? वह विधि मंत्री एक और सदस्य को लेकर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जो चीजें इमर्ज करती हुई आती कि इसके कारण स्पष्ट कहा गया उसमें अधिनियम में कि यदि दो या दो से अधिक सदस्य किसी नाम पर असहमत हैं तो उस नाम को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। नहीं, मतलब यह कि यह कहीं न कहीं एक प्रकार से किसको वीटो देने के समान है। तो यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा विवाद उठ खड़ा होता और अल्टीमेटली उसको खारिज कर दिया जाता। करेंटली जो सिस्टम फंक्शन कर रहा है, यहां पर समस्या अब भी है, ये चीज ध्यान रखें। अब भी समस्या क्या है कि संविधान के मूल उपबंध न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता किसको देते? प्राथमिकता कार्यपालिका को देते नहीं। और न्यायपालिका की भूमिका क्या है? न्यायपालिका की भूमिका सलाहकारी है। लेकिन व्यवहार में जाकर के देखें, व्यवहार में क्या स्थिति है? कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है। नहीं, ये जो सीजेआई की सलाह है, इस सलाह को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए, न्यायिक पुनर्व्याख्या के जरिए क्या किया गया? न्यायिक पुनर्व्याख्या के जरिए कॉलेजियम की सलाह में तब्दील कर दिया गया। और इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। नहीं, तो पूरा का पूरा संवैधानिक संतुलन क्या है? संवैधानिक संतुलन का पलटना, क्योंकि मूल संविधान में प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव की थी, जबकि एडवाइजरी रोल जो था जुडिशियरी का था। जबकि जो कॉलेजियम सिस्टम करेंटली फंक्शन कर रहा है उसमें अगर आप जाकर के देखें तो प्राइमेसी मिल गई जुडिशियरी को, और जिस एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी उस एग्जीक्यूटिव की ऑथोरिटी जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में मेयर फॉर्मेलिटी रह गई। तो समस्या तो बनी हुई है। बढ़े आर्टिकल 1 to 4 नहीं, क्या है?
परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा नहीं। और ख किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंध रीति से हटाया जा सकेगा। यहां पर गौर करेंगे, न्यायाधीश का त्याग पत्र किसको संबोधित होगा? राष्ट्रपति को संबोधित होगा। तो अनुच्छेद 124 2 परंतु राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा त्यागना, और दूसरा अनुच्छेद 124 4 के द्वारा में जिस प्रक्रिया की बात की गई है उसके जरिए बर्खास्तगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। नहीं, तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट 124(3) इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 124(3) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हता की बात करता और क्या कहता? कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, हाईकोर्ट या हाईकोर्ट्स का 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। न्यूनतम 5 साल तक। नहीं। तीसरा, न्यूनतम 10 वर्षों तक हाईकोर्ट या हाईकोर्ट्स में अधिवक्ता रहा। या प्लस या नहीं, या ये यहां और है, यहां और है, और पारंगत विधिवेत्ता नहीं, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा। हाँ, लीगल एक्सपर्ट नहीं।
नहीं, इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी से भी समय प्रयोग करता था। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है, मतलब नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज। नहीं, अब आप 124(4) क्या कहता? तो अनुच्छेद 124(4) न्यायाधीशों की बर्खास्तगी प्रक्रिया की चर्चा करता, जिसको दोहराने की जरूरत है क्या? क्योंकि मैं विस्तार से पहले आपके साथ चर्चा कर चुका हूं जब मैं इंपीचमेंट प्रोसेस की चर्चा कर रहा था। तो चर्चा करते हुए हमने कहा था कि न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के लिए महाभियोग का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यायाधीशों की बर्खास्तगी प्रक्रिया जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया से अलग है। तीसरी चीज अगर देखें तो न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का आधार क्या होगा? तो दो में से कोई एक आधार हो सकते, साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। चौथा, किसी भी सदन में रिमूवल से जजेज रिमूवल से रिलेटेड प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता, लेकिन दो कंडीशन पूरा करना होगा। राज्यसभा में मिनिमम 50 सदस्यों का उस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर और लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर। और दूसरा आरोप लगाना होगा इस आधार पर, साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाना होगा, तभी तो आगे उस संकल्प को बढ़ाएंगे। और तीसरा कि एक सदन विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा। महाभियोग में 2/3 बहुमत की बात थी, यहां विशेष बहुमत की बात है। और जब बहुमत की संकल्पना की चर्चा कर रहा था तब मैंने स्पेशल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी के बीच डिफरेंशिएट किया था। चौथा, एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन जब पारित करने के पश्चात दूसरे सदन में वह प्रस्ताव जाएगा तो उन आरोपों की जांच करवाएगा। ठीक है? और जांच की प्रक्रिया जो है सेमी जुडिशियल होगी, जांच की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक होगी। ठीक है? इसके कंटेक्स्ट में अगर देखें, अगर वे आरोप सही पाए जाते तो उस स्थिति में आप क्या देखेंगे? दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करेगा। नहीं? नेक्स्ट, महाभियोग के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी कि दूसरे सदन से पारित होते ही तत्काल प्रभावी होता, लेकिन जजेज रिमूवल से रिलेटेड प्रपोजल तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देते, अपना एसेंट नहीं दे देते। तो ये आपको डिफरेंसेज है। सामान्यतः क्या होता? तो सामान्यतः आप देखेंगे कि जब भी ऐसे करप्शन के प्रूवन
जो मिसबिहेवियर है उसके आरोप लगते हैं, तो न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के संदर्भ में एक आंतरिक जांच प्रक्रिया है, और अगर जांच प्रक्रिया में आरोप सही पाया जाता तो सीजेआई उनको सलाह देते हैं कि आप खुद इस्तीफा दे दें। लेकिन कई बार देखेंगे तो उस स्थिति में यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, कितने न्यायाधीशों को उनके पद से अब तक बर्खास्त किया गया है? एक भी न्यायाधीश को नहीं, स्वतंत्रता के बाद एक भी न्यायाधीश। वी रामास्वामी का मामला 90 के दशक में चर्चित था, उनके इंपीचमेंट के कंटेक्स्ट में। अब चर्चा थी, लेकिन इंपीचमेंट प्रोसेस को आगे भी बढ़ाया गया था, लेकिन वह विशेष बहुमत पारित ना होने के कारण प्रस्ताव वह खारिज हो गया। सीरियस अब तक वही है। प्रपोजल कई लाए गए हैं, चर्चा कई रही है, लेकिन बात आई गई खत्म हुई। जैसे अभी देखेंगे, एक दो दिन पहले मेरी नजर पड़ी है, उत्तराखंड या कहां के न्यायाधीश हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में उनके अगेंस्ट भी महाभियोग की बात चली है। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले एक इंस्टांसेज हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें जजेज को इम्पीच किया गया। आगे बढ़े। 124(5) कहता है, इससे संबंधित विधि के विनियमन संसद द्वारा, इससे संबंधित विधि का विनियमन नहीं, नहीं, किससे संबंधित? तो समावेदन और आरोपों की जांच एवं उसे साबित करने की प्रक्रिया। नहीं, 124(6) क्या कहता? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 7वां, यहां पर ध्यान रखें, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। नहीं, अर्थात सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है प्रैक्टिस, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की छूट नहीं है। तो ये आपको अनुच्छेद 124 से जुड़े हुए विविध प्रावधान है। अनुच्छेद 124(a) को मतलब अनुच्छेद 124(a), B, C इनको क्या किया गया है? चूंकि डिलीट कर दिया गया, मतलब
खारिज किया जा चुका है, इसलिए उनकी चर्चा का बहुत औचित्य नहीं बचता। नेक्स्ट मंडे को आर्टिकल 1 to 5 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? आज